farmohub.pk. Hi everyone, welcome to farmohub.pk exam guideline series. In this video, I will tell you about how you can effectively prepare for PharmD second year exams. So let's start the video. First of all, इसके मार्क्स के हवाले से बात कर लेना तो सेकेंड ईयर भी जो है ना वो 1000 मार्क्स का ही होता है लाइक फर्स्ट ईयर. अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात कर लें तो फार्मास्यूटिक्स डोजेज फॉर्म, कॉलेजी, कोग्नोसी, माइक्रो, ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, इनका थ्योरी का पोर्शन जो होता है ना वो भी 100 मार्क्स का होता है और इनका प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है. और सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के जो है ना वो प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं है. स्टैट और मैथ्स के पेपर के हवाले से बात कर लें तो जो स्टैट का पोर्शन होता है ना वो 60 मार्क्स का होता है और मैथ्स जो है वो 40 मार्क्स का होता है. इसी तरह इस्लामियत और पाक स्टडीज़ की बात कर लें तो इस्लामियत जो है वो 60 मार्क्स का होता है और पाक स्टडीज़ का पोर्शन जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है. सेकेंड ईयर का ना ये सीन होता है कि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना फार्मेसी को सीरियस इसी साल से लेते हैं. फर्स्ट ईयर में ना मोस्टली स्टूडेंट का फोकस एमकैट होता है, जिसकी वजह से जो वो है ना एग्जाम्स फर्स्ट ईयर के वो सिर्फ इसी नीयत से देते हैं कि उन्होंने सिर्फ पास होना होता है. एज सच वो कोई तैयारी नहीं करते ख़ास. लेकिन जब वो सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है. उनको इस हवाले से भी हेल्प चाहिए होती है कि उन्होंने कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से नोट्स फॉलो करने हैं. तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इंशाल्लाह. सो चलते हैं अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ. सबसे पहला जो पेपर है ना वो होगा फार्मास्यूटिक्स डोजेज फॉर्म का, इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं. इसके लर्निंग रिसोर्सेज के हवाले से बात कर लें तो इसमें नोट्स आ जाते हैं और स्लाइड्स आ जाती हैं. इसके ना ऐसे कोई कंबाइंड नोट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग ड्राइव में जाएं, वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है ना PDF फाइल्स अवेलेबल होंगी, आप उनका प्रिंट आउट ले लें. और उसके बाद जो क्लास में स्लाइड्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, जो भी टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाई है क्लास में, आपने उधर से एक ओवरव्यू लेना है और जो भी पॉइंट्स वगैरह उसमें मिसिंग हैं आपके नोट्स में, आप उनको वहाँ पे नोट डाउन कर लें. तो ये आपके ना खुद ही जब आप टॉपिक वाइज प्रिंट आउट्स लेते रहेंगे तो वो आपके खुद के कंबाइंड नोट्स तैयार हो जाएंगे. और इसमें जो आप बुक फॉलो करेंगे वो होगी एंसेल की. इसकी जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सारा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है. आपने कोई रट्टा वगैरह नहीं मारना, आपने सिंपल जो आपने डोजेज फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है फार्मेसी वगैरह पे, आपने उन सारी डोजेज फॉर्म्स को स्टडी करना है. तो इसलिए आपको ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट. इसमें टॉपिक वाइज अगर डिस्कशन करें ना तो इसमें सपोजिटिव्स हैं, तो सपोजिटिव्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, सपोजिटिव्स की बेसिस हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. और अगर इसके 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें आप लोगों ने वो अच्छे से तैयार करने हैं, उसके 70% चांसेस हैं कि वो आपको पेपर में आ जाएंगे. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है कैप्सूल्स का. तो कैप्सूल्स में टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स आ जाते हैं, जिसमें हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं. फिर उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह पे लॉन्ग आ सकता है. इसके अलावा डिफरेंट साइज ऑफ कैप्सूल्स हैं. और टैबलेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स हैं, जैसे एफेवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, फ्लोटिंग टैबलेट्स होती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, इंटेरिकोटेड टैबलेट्स वगैरह होती हैं, इन पे लॉन्ग आ सकता है. पाउडर्स में मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स पे लॉन्ग आ सकता है. और सॉल्वेंट्स में ना एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं. अगर कोई कंपोनेंट जो है वो एक्वस सॉल्युबल नहीं है तो फिर उसमें आपने देखना है कि कौन सा जो है सॉल्वेंट आप उसके लिए यूज़ करेंगे उसके सॉल्यूशन के लिए बनाने के लिए. और नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू पेरेंट्रल्स में. पेरेंट्रल्स में जो है ना इसके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे कि पेरेंट्रल्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन आ जाते हैं. और इसके अलावा इसमें सॉल्वेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो आ जाएंगे. नेक्स्ट एरोसोल्स में जो है वॉल्व असेंबली इंपॉर्टेंट है, उस पर लॉन्ग आ जाता है. और इसके अलावा एरोसोल्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ होते हैं उस पर आ सकता है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उन पे आ जाता है. और उसके बाद सिरप्स में आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरप पे आ सकता है. और इसमें आपने ना ये भी याद रखना है कि शुगर कॉम्पोजिशन कितनी है, उसकी परसेंटेज याद रखनी है, वो वाइवा में भी पूछ सकते हैं. और इसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स आ सकते हैं. फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे भी लॉन्ग आ सकता है. नेक्स्ट सस्पेंशन और इमल्जन जो है ना ये वही है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए होंगे, तो इस पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपने एक बार रिवाइज ही करना होगा इसको. मैग्मास और जेल जो है ना ये 5 मार्क्स का नोट भी आ सकता है, या फिर मैग्मा और जेल कंबाइन करके वो 10 मार्क्स का भी दे सकते हैं. तो ये भी आपने बस पढ़ लेना है इंटरेस्ट के साथ, वो ये भी मतलब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट TDDS है. TDDS में जो है ना आपने पैच की कंपोजिशन अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उस पर लॉन्ग आ सकता है. उसके अलावा इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आ सकता है.
और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑप्थेल्मिक नेजल वगैरह, इसमें जो है ना आपने इस पे 5 मार्क्स का नोट वगैरह ही आता है, अगर ऑप्थेल्मिक पे 10 मार्क्स का भी आ सकता है। इसमें आपने बफरिंग एजेंट्स, आइसोटोनिक एजेंट्स वगैरह देख लेने हैं और इसकी पैकेजिंग वगैरह देख लेनी है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, ये आपने स्लाइड से प्रिपेयर करना है, इसमें डोज कैलकुलेशंस वगैरह होंगी, उसके फॉर्मूलाज वगैरह देख लेने हैं और जो आपको क्लास में जैसे करवाया गया आपने वैसे कर लेना है। उसके बाद ग्लैनिकल प्रिपरेशन है, ग्लैनिकल प्रिपरेशन जो है ना ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इन्फ्यूजन डिकॉक्शन वगैरह ही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसमें आपने ना एग्जांपल्स के साथ ही इसको तैयार कर लेना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही बाकी एग्जांपल्स भी आप देख लें, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो ये भी हो जाएगा और इस पर आ भी जाता है लॉन्ग। नेक्स्ट है ओरल हाइजीन प्रोडक्ट, ओरल हाइजीन प्रोडक्ट में माउथ वॉशेस आ जाते हैं और उसके बाद टूथपेस्ट वगैरह, इसकी भी प्रिपरेशन वगैरह देख लेनी है और इसकी करेक्टरिस्टिक वगैरह देख लेनी है, इस पर भी नोट वगैरह ही आ सकता है। अच्छा स्यूटिक्स में ना ये है कि इसमें एज सच कोई लॉन्ग कंफर्म नहीं है, सुपोजिटरीज पेरेंटल्स वगैरह इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, टैबलेट्स कैप्सूल्स हैं, TDDS है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना ये पार्ट्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ 10 मार्क्स के लॉन्ग आते हैं तो वो वाले टॉपिक्स आप अच्छे प्रिपेयर कर लें, बाकियों को निगलेक्ट करते हैं, इसमें पार्ट्स की फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को दोबारा इतना टेंशन वाली बात कोई नहीं होगी, आपने रिवाइज करना और आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ये। अब आ जाता है इसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सबसे पहले इसके पैटर्न के हवाले से बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि फर्स्ट 20 मिनट्स में ना आपको एक शीट दी जाएगी, उस पर आपने जो भी आपको 2 प्रैक्टिकल देंगे उसमें आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है। मोस्टली 1000 ml के अकॉर्डिंग ही होती है जो भी आप लोगों को नोटबुक वगैरह में लिखवाई गई है, तो आपने वो लिखनी है। उसके अलावा रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स लिख लेने हैं और प्रोसीजर लिख लेना है और एक लेबल भी बना लेना है उसी शीट पे। फिर आफ्टर 20 मिनट्स वो आपसे वो शीट ले लेंगे। 20 मिनट ज़रूरी नहीं है 20 मिनट्स ही हो, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन जो टाइम उन्होंने आपको अलॉट किया ना कोशिश करें कि उसके अंदर कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, बहुत ही रेयर होता है कि कभी कभी देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में फिर आपको वो एक शीट देंगे और आपको बता देंगे कि 25 ml या 25 ग्राम 50 ml आपने प्रिपेयर करना है, जो भी आपको प्रैक्टिकल आया था। तो फिर आपने वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपने अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग लिख लेनी है। पहले आपने 1000 ml के अकॉर्डिंग लिखी थी, अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में 25 ml के अकॉर्डिंग आया तो आपने इंग्रेडिएंट्स को 25 ml के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज़ को लिख लेना है और इसमें आपने प्रोसीजर दोबारा नहीं लिखना होता। उसके बाद आपने इसमें लेबल बनाना है। लेबल बना के जो भी आपने परफॉर्मेंस, अब जैसे सिरप आया बनाने के लिए आपने सिरप बनाना है, उसके बाद उसको उसके कंटेनर में डालना है और लेबल अटैच कर देना है और बस ये आपकी परफॉर्मेंस इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स होते हैं ना 40 आई थिंक मार्क्स होते हैं वो इसकी परफॉर्मेंस के ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वाइवा। वाइवा इसका ऐसा मुश्किल होता नहीं है, वो जनरल डेफिनेशन वगैरह पूछेंगे, जैसे सिरप की डेफिनेशन हो गई, एलिक्सिस की डेफिनेशन हो गई, टैबलेट्स की हो गई, टैबलेट्स की डिफरेंट टाइप पूछ सकते हैं। उसके अलावा एफोवेसेंट टैबलेट की मतलब पूछ सकते हैं कि वो कौन सी टैबलेट होती है। और इसमें आपको की पॉइंट्स लाजमी पता होने चाहिए कि जैसे सिरप है तो उसमें शुगर कंटेंट कितना होता है, बीपी के अकॉर्डिंग कितना होता है, यूएसपी के अकॉर्डिंग कितना होता है, और जो एलिक्सिस है उसमें अल्कोहलिक कंटेंट कितना होता है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर एक आधा कोई हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लें तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, आपको जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जनरल वाले वो ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। एक आधा हार्ड की खैर होती है, उसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। और अब इसकी तैयारी के हवाले से बात कर लें तो इसमें आपने ये करना है कि 20 से 25 प्रैक्टिकल होंगे या शायद ज़्यादा भी होंगे इस बार, मुझे हमारे वक्त पे जो है वो 20-25 ही थे। तो आपने ये करना है कि एक पेज लेना है, उस पर आपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनकी क्वांटिटीज़ और उनके नेम्स वगैरह लिख के ना एक टेबल टाइप बना लेना है। तो इस तरह आपने मतलब 25 आपके वो हो जाएंगे, कॉलम टाइप बन जाएंगे, आपने उनको उस टेबल पे करके वहाँ से आपने तैयार करना है। उससे ये होगा कि आपने थोड़ा थोड़ा डेली का याद करते रहना है और आपकी विजुअल मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर आपको इस तरह वो इंग्रेडिएंट्स की वैल्यूज़ भी नहीं भूलेंगे, आपको इंग्रेडिएंट्स भी नहीं भूलेंगे और एक दिन में तैयार करना मुश्किल होगा। हो सकता है कि आपको इस प्रैक्टिकल में छुट्टी भी ना आए, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली याद करते रहें। नेक्स्ट पेपर होता है फार्माकोलॉजी का।
फार्माकोलॉजी जो है ना वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ना एक नया सब्जेक्ट होता है और इसको पढ़ने का तरीका वगैरह शुरू में थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन ये है कि बाय द एंड ऑफ फार्मेसी जो है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा और इसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने सेकेंड और थर्ड में फार्माकोलॉजी पढ़नी है, फिर फोर्थ और फाइनल में आपने क्लिनिकल पढ़नी है और जो क्लिनिकल है वो फार्माकोलॉजी से ही लिंक्ड है। तो अगर आप फार्माकोलॉजी अच्छी पढ़ लेंगे तो आपकी क्लिनिकल भी अच्छी हो जाएगी और अभी अच्छी पढ़ लेंगे ना तो आपको ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगी। इसके लर्निंग रिसोर्सेज के हवाले से बात करें ना तो इसमें सबसे पहले आ जाती हैं स्लाइड्स, जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने सबसे पहले जो है ना वो स्लाइड्स पढ़ लेनी है। स्लाइड्स में जो है आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, आपको हाइलाइट्स मिलेंगे और जो है ना ये आपको डायरेक्शन देंगे कि आपने किस तरीके से जो एग्ज़ाम के हवाले से क्वेश्चन तैयार करना है वो किस तरीके से करना है। उसके बाद बुक्स आ जाती हैं। बुक्स में कैटजिंग है, लिपिनकॉट है, रैंगेनडेल है और भी बुक्स हैं जैसे गुडमैन गिलमैन है, लेकिन ये है काफ़ी मतलब हाई लेवल की बुक्स हैं। तो आप लोगों को शुरू में ना पढ़ते हुए काफ़ी प्रॉब्लम भी होगी और दूसरा आप लोगों को रिवीजन में भी मसला होगा। तो आपने इस तरीके से करना है कि अगर आपने शुरू में अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं ना तो आपने लिपिनकॉट से पढ़ना है, लेकिन लिपिनकॉट जो है ना वो कोई स्टैंडर्ड की बुक नहीं है, इसलिए उसमें मिस्टेक्स भी हैं। तो आपने उसको अपने ऑन पे पढ़ना है, वहाँ से पढ़ के उसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड की बुक भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कैटजिंग है या रैंगेनडेल है, आप उसको फिर वहाँ से पढ़ें। तो इस तरीके से आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी और ये है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी बिल्ड हो जाएंगे। कैटजिंग पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है इस लेवल पे। और इसके अलावा डॉक्टर नजीब की वीडियोज़ हैं और सोल्यूशन फार्मेसी यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ब्रेनलेस मेडिकोस की भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वहाँ से अपने कंसेप्ट के लिए उन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये है कि फ़ायदा हो जाएगा, फिर आप इन बुक्स को कैटजिंग को पढ़ सकते हैं। और इसमें नोट्स के हवाले से बात करें तो नोट्स जो है ना ड्राइव में GM हमाद की क्लासिफिकेशन के नोट्स अवेलेबल हैं, आपने वहाँ से जो है ना क्लासिफिकेशन तैयार कर लेनी है। इसकी टॉपिक वाइज तैयारी के हवाले से बात कर लें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास जनरल फार्माकोलॉजी का। जनरल फार्माकोलॉजी में ना फार्माकोडायनेमिक्स है और फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो है वो ये होता है कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या बिहेवियर अपना शो करती है। इसमें आ जाएगा कि ड्रग जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब किस तरीके से हो रही है, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, फिर इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होती है। इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, वो आ जाता है पेपर में। उसके बाद फिर एक्सक्रीशन उसकी बॉडी में से किस तरीके से होती है, तो ये आ जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स में। फिर इसमें है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आ जाते हैं। इसमें है कि ओरल रूट के थ्रू कौन कौन से रूट्स होते हैं, इसमें सबलिंगुअल वगैरह आ जाएगा और पेरेंटल रूट्स के थ्रू कौन कौन मतलब कैसे ड्रग्स दी जा सकती है, उसमें IM है, IV वगैरह है और रेक्टल रूट से भी दी जा सकती है, तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बिलोंग आ सकता है। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में होता है कि जो ड्रग है उसने अपना बॉडी के ऊपर क्या एक्शन शो करना होता है। इसमें ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी वगैरह आ जाएगी कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट वगैरह क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल आपने करनी है। इनके कंसेप्ट वगैरह आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा इसमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप वगैरह आ जाएगा और इसमें ना रिसेप्टर्स की फैमिलीज़ हैं। रिसेप्टर्स की फैमिलीज़ में जो जैसे लिगेंड ग्लूटेन आयन चैनल्स हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। इनके ना मैकेनिज्म्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि जैसे कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जी प्रोटीन के रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होता है, तो उसके बाद वो अपना एक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस करता है और फिर क्या उसका एक्शन प्रोड्यूस होता है, वो सारा आपने अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इसके लिए डॉक्टर नजीब की वीडियोस देख लें या फिर जो आपको यूट्यूब के चैनल्स वगैरह बताए मैंने, उनको आप उनसे प्रिपेयर कर लें और उसके बाद फिर कैटजिंग की बुक को फॉलो करें। तो इस तरीके से आपके इनके कंसेप्ट लाजमी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी बेस यही है। अगर आपके ये क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे वाली चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। फिर इसके बाद जो है वो कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, उनमें आ जाता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 वगैरह आ जाएंगे। मुस्किनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। इनमें देख लेना कि ये कौन कौन सी साइट्स पे प्रेजेंट है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसका जो है टेबल कैटजिंग में बना भी हुआ है, वो बहुत अच्छा है, वहाँ से पढ़ लें। तो अगर इनका एक आपको जनरल सारी चीज़ें तैयार होंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आगे वाले टॉपिक बहुत ईजी होंगे। आगे फिर जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है ना आपने सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन तैयार करनी है। इसकी क्लासिफिकेशन आप GM नोट से कर लें या फिर आप
ऑनलाइन भी कोई आपको और अच्छी जगह से मिल रहे हैं तो आप वहाँ से कर लें। इसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद ना आपने इसमें जो लॉन्ग ड्रग्स हैं जैसे एट्रोपिन है, उसके अलावा प्रोपेनोलोल है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और बाकी ड्रग्स में आपने उनको भी प्रिपेयर करना है, लेकिन उसको इस तरीके से करना है कि उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, 5 मार्क्स का नोट वगैरह आ जाएगा। लेकिन जो एट्रोपिन है और प्रोपेनोलोल है वो आपको 10 मार्क्स का एज इट इज़ आ जाएगी। तो आपका 20 मार्क्स का लॉन्ग इस तरीके से आएगा कि आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन लिखनी है और साथ लिख लेंगे राइट ऑन नोट ऑन एट्रोपिन। तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। जो ड्रग प्रिपेयर करनी है ना आपने, उसमें आपने 3 चीज़ें लाजमी प्रिपेयर करनी है। एक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका आना चाहिए आपको। उसके अलावा थेरेप्यूटिक यूजेस आने चाहिए और जो है साइड इफ़ेक्ट्स आने चाहिए। जब ये 3 चीज़ें हो जाएंगी आपका एक लॉन्ग रेडी हो जाएगा। इसी तरह अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। सीवीएस के लिए ना आपको उसकी फिजियो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपने फर्स्ट में पढ़ी होगी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो है ना वो ड्रग प्रिपेयर करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे जो है ना ये सारा फार्माकोलॉजी है। अच्छा, सीवीएस को ना आपने इस तरीके से तैयार करना है कि आपने सैयार की ना स्लाइड्स को पढ़ लेना है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है वो। आपने वहाँ से वो पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने बुक फॉलो कर लेनी है। कैटजन कर लें तो ठीक हो जाएगा, आपका सीवीएस सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लास्ट में क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जीआईटी आ जाते हैं। जीआईटी में भी आपने ये करना है कि आपने स्लाइड से पढ़ लेना है और उसके बाद फिर आपने बुक से पढ़ लेना है और अपने नोट्स को तैयार कर लेने हैं, ताकि एग्जाम में रिवीजन के वक्त मसला ना हो। बुक पे अगर पूरा पढ़ते रहेंगे तो एट द एंड आपको रिवीजन के लिए जो है ना कोई नोट्स नहीं होंगे, तो फिर आपके लिए मसला होगा। इसमें जीआईटी में जो है ना आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे एंटासिड्स हैं तो उसमें वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटासिड जो है वो आप खाने से पहले लेते हैं, खाने के बाद लेते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एंटासिड जो है ओमेप्राजोल वगैरह वो खाने से पहले लेते हैं। इसके अलावा जो है वो आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर एंटीमेटिक्स हैं या फिर एंटी डायरियल्स हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपने नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया नहीं लिखना, ना आपने वाइवा में बोलना है, क्योंकि यहीं से ना आपकी इंसल्ट शुरू हो जाएगी। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। और बाकी इसमें एक लेक्सेटिव वाला टॉपिक है और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, ये जो अंडरलाइन टॉपिक्स है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर इसी में से आता है। इसके अलावा जो है वो कम ही चांसेस हैं कि दूसरे टॉपिक्स में से पेपर आए। आपने अपना मेजर फोकस जो है ना ऊपर वाले 5 टॉपिक्स पे रखना है। अगर आप लोगों को बाकी टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना तो फिर पढ़ लें, अदरवाइज आपके ये 5 टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर होंगे ना तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाता है इसका प्रैक्टिकल। इसके प्रैक्टिकल के पैटर्न के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 20 मिनट्स में ना आपको एक शीट देंगे और साथ 2 प्रैक्टिकल दे देंगे। तो प्रैक्टिकल में कोई से भी 2 प्रैक्टिकल हो सकते हैं। रिंगर सोल्यूशन की प्रिपरेशन भी हो सकती है, उसके अलावा ड्रग आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। इसमें आपने ये करना है कि आपने जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके अलावा जो है उसका ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये सब आपने लिखना है। और जो पेंसिल पेज वाला काम होता है ना उसमें से आपने जो है ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन का टेबल ड्रॉ कर लेना है। बस आपने इस तरीके से लिखना है, रिजल्ट नहीं लिखना और आपने अंदर वैल्यूज़ नहीं लिखनी, वो आपने खाली छोड़ देना है, या फिर सपोज वैल्यूज़ लिखते हैं बस। इसके बाद आपसे वो शीट ले लेंगे। फिर आ जाती है परफॉर्मेंस में ना अगर तो आपको सोल्यूशन प्रिपरेशन आ गया ना, लाइक रिंगर सोल्यूशन बनाने के लिए आ गया है तो फिर तो बहुत ही आसान है, आपने वो बनाना है और बस आपने वो परफॉर्मेंस चेक करवा देनी है। अगर आपको ड्रग आइडेंटिफिकेशन आ गया है तो आपने फिर रैबिट के आई पे वो ड्रग आइडेंटिफाई करनी है। वो भी इतना मुश्किल से नहीं होता, हो जाती है। आपको ना वो जो आई ड्रॉप्स हैं वो लेबल करके देंगे, ABCD इस तरीके से वो लेबल होते हैं। आपने अपने आंसर शीट के ऊपर वो अपना लेबल लिख लेना है, ए है तो आपने ए लिख लेना है। उसके बाद आपने जो भी ड्रग आइडेंटिफाई किया है ना आपने वो अपने सारा वो लिखना है, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस वगैरह जो भी हैं, और रिजल्ट्स वाला रिजल्ट लिखना है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें लिखनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर रिक्वायर है तो वो लिखते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वो आपकी इस तरीके से परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी। वाइवा में ना वो आपसे क्लासिफिकेशन सुन सकते हैं, उसके अलावा वो आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी ड्रग का पूछ सकते हैं, उसके अलावा ग्लूकोमा की ड्रग्स पूछ सकते हैं, कोई एक्सेप्शन सुन सकते हैं। अगर जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो उसके लिए आप कौन सा एंटीडोट यूज़ करेंगे वो पूछ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और हाँ, आपको फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स ये तीन डेफिनेशन हर हालत में आनी चाहिए। अगर आपको ये डेफिनेशन भी नहीं ना आती हुई तो फिर अपनी इंसल्ट को आप खुद दावत देंगे, इसलिए आपको बेसिक डेफिनेशन लास्ट में आनी चाहिए। बाकी इसका वाइवा
मतलब अगर आपको डेफिनेशन भी भूल गई ना तो फिर तो बहुत ही बैड सीन हो जाएगा। इसलिए आपको डेफिनेशंस और बेसिक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बाकी में बचत हो जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी का। फार्माकोग्नोसी में लर्निंग रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले नोट्स हैं। नोट्स आपने वही काम करना है जो डोजेज फॉर्म में बताया था। आपने ड्राइव में जाना है, वहाँ पे टॉपिक वाइज PDF फाइल्स बनी हुई हैं, आपने उनके प्रिंट्स ले लेने हैं और उसके बाद आपने स्लाइड्स से रीड करना है। उसके जो भी आपको पॉइंट लगता है कि ये नोट्स में मेरे मिसिंग है, आपने वहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपके खुद के ना एक कंबाइंड नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपने बुक्स पढ़नी है तो उसमें टाइलर है और रीजन इवांस है। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। इसकी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्रूड ड्रग में ना, क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकली भी आ सकती है, उसके अलावा केमिकली भी आ सकती है क्लासिफिकेशन इसमें, और कल्टीवेशन आ सकती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि क्रूड ड्रग्स को किस तरह कल्टीवेट किया जाता है, फिर उनको किस तरीके से स्टोर करते हैं, उनकी पैकेजिंग किस तरीके से होती है, वो सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है फैमिलीज़। फैमिलीज़ ना बहुत से बच्चे जो है ना वो चॉइस पे छोड़ देते हैं, लेकिन ना उसको छोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल में करनी है तो फिर फ़ायदा नहीं है यहाँ पे छोड़ने का। और बाकी थर्ड प्रॉफ तो सारी आपने ही कुछ पढ़ना है, तो इसलिए बेहतर है कि इसको अपने क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करें और इसको भी साथ साथ ही तैयार करें। फैमिली के लिए ना ये है कि आप ड्राइव में जाएं, वहाँ पे ना PDF फाइल पड़ी हुई है, टैब्यूलर फॉर्म में ना वो सारी फैमिलीज लिखी हुई हैं, तो वहाँ से तैयार करना बहुत आसान है। बोटानिकल रीजन आपने करना है, पार्ट यूज़ करना है, उसके अलावा आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स करने हैं, उसके यूजेस करने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कोई से 4-5 कर लें और यूजेस भी कोई से 4-5 आसान वाले कर लें, तो फिर आपको ये याद हो जाएंगी। तो और आपको ना थर्ड प्रॉफ के लिए भी थोड़ी सी बेसिस मिल जाएगी कि आपने इसको तैयार किस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट जो है इवैल्यूएशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फिजिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल है, माइक्रोस्कोपिक है, बायोलॉजिकल है, ऑर्गेनोलेप्टिक है। इनमें से किसी एक पे बिलोंग आ सकता है, जैसे लीफ के इवैल्यूएशन पे आ सकता है, तो फिर उसमें साइज, शेप, आपने वो सारे उसको उस तरीके से इवैल्यूएट करना है। अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग पे बिलोंग आ सकता है। नेक्स्ट बायोलॉजिक्स में एंटीजन एंटीबॉडीज़ हैं, वो वही हैं जो आपने FSA में पहले पढ़ ली हुई हैं। इसके अलावा वैक्सीन आ जाती है इसमें, वायरल वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन है, ये आगे माइक्रो में भी है, तो इसलिए आपको एक ही जगह से प्रिपेयर कर लेंगे तो दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद सर्जिकल ड्रेसिंग है। सर्जिकल ड्रेसिंग में है कि ड्रेसिंग बनती किस तरीके से है, तो इसमें वो सारा वूल और वो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो अगर ज़रा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ये टॉपिक भी इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी पेस्टिसाइड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। इंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। और जो बाकी टॉपिक्स मैंने इतना नहीं बताया वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने आपको किस तरीके से पढ़ाया है। अगर उन्होंने उसको उन टॉपिक्स पे फोकस किया है तो वो फिर उसके आने के चांसेस हैं। बाकी इसकी तैयारी ना इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, एक बार अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब आ जाता है कोग्नोसी का प्रैक्टिकल। अगर सेकेंड ईयर में कोई प्रैक्टिकल मुश्किल माना जाता है ना तो वो कोग्नोसी का ही होता है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट 20 मिनट्स में ना आपको ड्रग्स आइडेंटिफाई करनी होती है। इसमें जो है ना स्टेशन के ऊपर सर ने डिस्प्ले में ड्रग्स लगाई होती हैं। आपको मैक्सिमम 1 मिनट या शायद इससे भी कम टाइम दिया जाता है। आपने जाना है, क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, पार्ट यूज, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके थेरेप्यूटिक यूजेस, ये 5 चीज़ें ना आपने लिखनी है। हर आई थिंक 10 ड्रग्स होती हैं टोटल, 3 मार्क्स की एक ड्रग होती है, और आपने इसको ना 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। इसमें ना कुछ बातों का आपने ख्याल ये रखना होता है कि जो साइंटिफिक नेम है ना उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। उसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लो या जो भी अपने दिमाग में कहीं बिठा लो कि आपने जो है वो अंडरलाइन करना नहीं भूलना। उसके अलावा इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और इसमें जो मुश्किल सीन होता है ना वो यही होता है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते। इसके प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। बाकी प्रैक्टिकल में फिर हो जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ भूल गई है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, या फिर चलो मिस भी हो जाती है तो खैर है। लेकिन इसके प्रैक्टिकल में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी होती है, और इसमें सारी बात है आप कोई चीज़ मिस भी नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपके नंबर उस चीज़ के कट जाते हैं। तो और इसमें ये है कि अगर आपके फर्स्ट 20 मिनट का जो पेपर है वो अच्छा हो गया ना तो समझा जाता है कि आप पास ही हो जाते हैं तकरीबन। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा मतलब मार्क्स आपके जो पासिंग जो आपका डिसीजन होता है ना वो फर्स्ट 20 मिनट से आपको डिसाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आ जाती है। जो परफॉर्मेंस है ना उसमें पाउडर माइक्रोस्कोपी आएगी। अब वो वैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिए होंगे तो आपको आइडिया होगा।
हमारी दफ़ा पे कोविड था जिसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस के बारे में इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वहाँ पे आगे फिर स्ट्रिक्टनेस भी फुल थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। लेकिन ये है कि अपनी प्रैक्टिस आप शुरू से रखें, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के आपने किस तरीके से देखनी है, फिर डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है कि उनको ड्रॉ कैसे करना है, तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। परफॉर्मेंस में एक डायग्राम भी आ जाती है लीफ वगैरह की, तो वो लास्ट पे 3-4 डायग्राम्स बनी हुई हैं, आपने उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आ जाती है इसके वाइवा की बारी। वाइवा में ना ये सीन है कि आपने डेफिनेशंस लास्ट में तैयार करनी है, क्रूड ड्रग की डेफिनेशन, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, बाकी डेफिनेशंस जितनी भी हैं टॉपिक्स में वो आपने इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। और इसमें आपको ना ड्रग्स जो प्रैक्टिकल में ड्रग्स है ना उनके उर्दू नेम्स आने चाहिए, उनके थेरेप्यूटिक यूजेस आने चाहिए। जैसे सेना लीव्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा जितनी भी किचन ड्रग्स हैं उनके उर्दू नेम्स आने चाहिए, फिर उनको उनके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जैसे फेनल है तो उसको सौंफ है तो उसका यूज़ क्या होता है। तो इस तरीके से मतलब बेसिक आपको आने चाहिए। जितने भी किचन ड्रग्स हैं ना उनके ऊपर लाजमी फोकस करें, एक्सटर्नल को वो बहुत पसंद है और बाकी भी जितनी प्रैक्टिकल रिलेटेड है वो ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा बेसिक डेफिनेशंस ही होती हैं वो ही पूछते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रो। माइक्रो के लर्निंग रिसोर्सेज में जो है ना तलहा जमशेद की बुक है, वो ले लें, आपकी तैयारी वहाँ से सारी हो जाएगी। इसके अलावा नोट्स और स्लाइड्स हैं वो ड्राइव में अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आ जाती है माइक्रो की तैयारी। माइक्रो की तैयारी जो है ना वो आपने तलहा जमशेद से ही करनी है। उसके अलावा अगर आपने वहाँ से नहीं करनी तो फिर आप स्लाइड से कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा पे भी लॉन्ग आ जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल माइक्रो में जो है वो फर्मेंटेशन के टॉपिक पे लॉन्ग आ सकता है। उसके अलावा जो है स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लास्ट में लॉन्ग आता है। इम्यूनोलॉजी जो है वो भी आसानी है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पे लॉन्ग आ सकता है। उसके अलावा हॉस्पिटल हाइजीन पे भी लॉन्ग आ सकता है। डिजीज़ में आपने मेजर फोकस जो है ना उन डिजीज़ पे रखना है जो आपको क्लास में ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई गई हैं। इसमें रेबीज़ होगा, डेंगू फीवर होगा, इनके ऊपर आपने मेजर फोकस रखना है। उसके बाद आपने वो वाली डिजीज़ प्रिपेयर करनी है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाई गई। इसकी तैयारी ना इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, ये वैसे ही है जैसे आप एफएससी में बायो वगैरह तैयार करते थे, तो ये हो जाएगी तैयार इंशाल्लाह। माइक्रो के प्रैक्टिकल का वही सीन है जो बाकी सबका है कि फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको एक शीट देंगे, उसके ऊपर आपने 2 प्रैक्टिकल लिखने हैं। उनमें आपने बस रिजल्ट नहीं लिखना, बाकी सब कुछ आपने लिख लेना है। नेक्स्ट आ जाएगी इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपको जो भी स्लाइड बनाने के लिए आई है आपने वो बनानी है। उसके बाद एग्जामिनर जो है वो आपको आगे स्लाइड को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपके मार्क्स लग जाएंगे। देन आपने मूव कर जाना है स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन की तरफ। इसमें 5 माइक्रोस्कोप्स होंगे और उसके ऊपर स्लाइड्स अरेंज होंगी पहले से ही। आपने पहले माइक्रोस्कोप के पास जाना है, अपनी जो भी स्लाइड आपने आइडेंटिफाई किया है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, देन नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाना है। जब ये हो जाएगा फिर आ जाएगी वाइवा की बारी। अब वाइवा इसका जो होता है ना वो बहुत ही रैंडम होता है, कोई टॉपिक ओरिएंटेड नहीं होता कि इस टॉपिक को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा। इसमें रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, स्टेरिलाइजेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल फ्लोरा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीएलपी जीएमपी एफडीए वगैरह की एब्रीवेशंस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छी प्रिपेयर हुई है ना तो इसके वाइवा में आपको मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, इसमें ना ये है कि आपने जब कॉपी लेके जानी है ना तो उसके साथ आपने एक स्लाइड्स का बॉक्स जो आपने पूरे साल स्लाइड्स बनाई है ना वो भी लेके जाना है, उसके 5 मार्क्स होते हैं। तो बस यही होता है इसके प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट पेपर होता है इस्लामियत और पाक स्टडीज़ का। इस्लामियत और पाक स्टडीज़ के पेपर में ये होता है कि यह 100 मार्क्स का ही होता है टोटल, लेकिन पाक स्टडीज़ का पेपर जो होता है वो पोर्शन 40 मार्क्स का होता है और इस्लामियत का 60 मार्क्स का होता है। इसमें पेपर वाले दिन ना आपको पाक स्टडीज़ का पेपर देंगे, शीट देंगे और आई थिंक 1.5 या 2 घंटे बाद आपसे वो शीट लेके फिर वो इस्लामियत का पेपर देंगे आपको। तो इसका मतलब पेपर जो होता है वो पार्ट्स में होता है। उसके बाद इसके लर्निंग रिसोर्सेज की बात कर लें तो पाक स्टडीज़ में इसकी बुक जो है वो मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है। इसमें जो है आपने ये सारा कुछ प्रिपेयर नहीं करना, आपको सर ने ना 10 to 15 क्वेश्चन जो है ना वो क्लास में मार्क करवाए होंगे, आपने वो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो कोई और क्वेश्चन भी दे दे। तो आपने जो आपको क्लास में बताया आपने वो क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका ये पेपर पूरा हो जाए। फिर इस्लामियत आ जाती है। इस्लामियत में जो है क्लास नोट्स आपके सर ने बनवाए होंगे, उसमें शॉर्ट आंसर्स बताए होंगे, उसके अलावा एमसीक्यूज बताए होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं वो सारे बताए होंगे। तो इसलिए आपने क्लास नोट्स को फॉलो करना है और साथ साथ आपने बुक्स को फॉलो करना है। इस्लामियत की बुक जो है ना वो बीएससी वगैरह की लगवाई होगी,
वो आपको क्लास में बताई होगी, आपने वो वाली फॉलो करनी है। और उसमें आयतें हदीसें जो भी आपने प्रिपेयर करनी है वो भी सर ने आपको या मैम ने आपको मार्क करवाई होगी, आपने वही वाली प्रिपेयर करनी है। तो इस तरीके से इसका पेपर तैयार हो जाता है। इसका ना पेपर जो होता है वो काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो तो पेपर्स में ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप पेपर में तैयार कर सकते हैं तो आप इसको पेपर में ही तैयार कर लें, अदरवाइज़ इसको अगर आपके पास पहले टाइम है तो इसको पहले तैयार कर लें तो और भी अच्छी बात है। लास्ट पेपर होता है स्टैट्स और मैथ्स का। जितना मेडिकल वाले जो हैं वो इससे भाग कर आए होते हैं ना, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ता। तो अब मैथ्स को तैयार करने का यही तरीका है कि आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके लर्निंग रिसोर्सेज में जो है वो एफएससी की बुक है, क्योंकि एफएससी वाला ही होता है इसलिए इतना मुश्किल होता नहीं है। आपने एफएससी की बुक ले लेनी है और आपने नोट्स ड्राइव में अवेलेबल है, आपने वहाँ से वो ले लेने हैं। प्रैक्टिस आपने इसकी बहुत ज़्यादा करनी है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना आपकी जो है ना इसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसकी ना तैयारी की एक टिप ये है कि आप पहले 5 चैप्टर जो है ना वो बहुत अच्छे से तैयार कर लें, हर एंगल से उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि आप वो चॉइस पे ना छोड़ें, ताकि आपके पास इतना मार्जिन हो कि आप इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है ना वो आप चॉइस पे छोड़ दें, क्योंकि ये जो है थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो इसलिए आपने तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप पहले वाले टॉपिक जो पहले वाली एक्सरसाइज हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि ये आप चॉइस पे छोड़ दें। फिर आ जाता है स्टैट्स। स्टैट्स को ना आपने जो नोट्स हैं वो ड्राइव में अवेलेबल हैं, आपने वो वहाँ से ले लेने हैं और फिर वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टैट्स और मैथ सारा प्रैक्टिस पे है, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका उतना अच्छा पेपर हो जाएगा। स्टैट्स में आपका जो मेन फोकस है ना वो आपके डेफिनेशंस पे होना चाहिए। डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो पेपर में आती हैं और लाजमी आती हैं, इसलिए आपने उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। डिफरेंसेस वगैरह भी हैं कुछ, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके अलावा आपने फार्मूलाज, इसके फार्मूलाज पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि फार्मूलाज जो है ना वो पेपर में जाके मिक्स हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। उसमें आपको स्क्वायर रूट भूल जाएगा, प्लस माइनस भूल जाएगा, तो वो एक प्लस माइनस की मिस्टेक्स है ना आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसके फार्मूलाज पे और इसकी डेफिनेशंस पे अपना मेजर फोकस रखना है। इसके लिए ना आप ये कर सकते हैं कि एक पेपर लें, उसके ऊपर जितने भी स्टैट्स में फार्मूलाज यूज़ हुए हैं ना उनको लिखें, और उसके बाद उस पेपर को जो है ना उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। बार बार अपने फार्मूलाज को लिखें, बार बार उस पेज को याद करें, ताकि फार्मूलाज किसी तरीके से ना भूलें। क्योंकि ये तो पता चल जाता है कि फार्मूला कौन सा लेना है, लेकिन अगर फार्मूला ही भूल जाए एंड टाइम पे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है और फिर सारा कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसके फार्मूलाज और इसकी डेफिनेशन आपका मेजर फोकस होना चाहिए, और ओवरऑल प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। आपने इस सब्जेक्ट को लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना। रिसेंट ईयर्स में इसमें बहुत सप्लीज आना शुरू हो गई हैं, इसलिए आपने इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है और इसका बहुत अच्छा पेपर होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ड्राइव का लिंक यहाँ नीचे अटैच होगा। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। For any queries, join us on our social media sites.